जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी वर्ड विद कंप्यूटर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं जनरल साइंस का एक और लेक्चर। आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूटन के गति के नियम और उससे संबंधित कुछ रूल्स। दोस्तों, हम बात करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम की। ये लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था और आज हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम प्रथम नियम, बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। यदि एक समान एक ही गति कर रहा है तो वह एक समान एक ही गति में गति करता रहेगा। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसे जैत का नियम भी कहते हैं। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में बनी रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर वह गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दोस्तों, यह न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। इसे हम गैलीलियो का नियम कहते हैं, जैत का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, दूसरे नियम की बात करते हैं। गतिमान वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती तथा वस्तु के आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हों तो सभी बल भौतिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। कोई भी वस्तु गतिमान है तो उसका जो त्वरण होगा, वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा वह उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो और जो बल होता है उसके वह अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गति के तृतीय नियम की। दोस्तों, गति का तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया बल के समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाता है। अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अगर हम किसी वस्तु में फोर्सली बल लगा रहे हैं तो वह हमें अपोजिट डायरेक्शन से उतने ही फोर्स से रिफ्लेक्ट करेगा। दोस्तों, हमें अप्रोच करेगा। दोस्तों, आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हम संवेग की बात करते हैं। संवेग, मोमेंटम, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। हम संवेग को पहले देख लेते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग एक क्या है? सदिश राशि है जिसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। यह एक सदिश राशि है जिसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों होते हैं। इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है अथवा न्यूटन सेकेंड होता है। दोस्तों, न्यूटन सेकेंड होता है। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है। दोस्तों, अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं संवेग और आवेग। आवेग हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम संवेग और आवेग में अंतर देख लेते हैं पहले। चलिए पहले संवेग आवेग देख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको अंतर बाद में देखेंगे। समान वेग से गतिशील भारी व एक हल्की वस्तु का संवेग अधिक होता है। अर्थात भारी व एक हल्की वस्तु का संवेग अधिक होता है। कोई गतिशील वस्तु है, भारी व हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। उसका भारी वस्तु है, उसका संवेग जो है हल्की वस्तु की अपेक्षा अधिक होगा। यदि एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु के संवेग समान हो तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। अगर उनके संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग जो होगा वह भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। अर्थात अगर उसका भार वो हल्की है तो उसका संवेग अधिक होगा, उसका जो वेग होगा, संवेग समान होगा तो उसमें क्या होगा? उसका वेग जो होगा वो अधिक होगा। हम आगे चलते हैं। दोस्तों, बिना देर किए हुए संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, निकाय में संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यह गति के दो तीन नियम का एक निष्कर्ष है। गति के नियम के अनुसार किसी निकाय पर संवेग परिवर्तन जो है बल गुणे समय अंतराल होता है। संवेग संरक्षण का नियम यह गति के तृतीय नियम का परस्पर पर्यायवाची है। दोस्तों, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अगर हम उसमें कोई बाह्य बल आरोपित ना करें तो वह उसका जो निकाय का संवेग होगा वह अपरिवर्तित रहता है। संवेग संरक्षण का नियम कहता है। दोस्तों, और संवेग संरक्षण का जो संवेग परिवर्तन का बराबर होता है बल गुणे
समय अंतराल होता है। संवेग संरक्षण का नियम जो है गति के तृतीय नियम का परस्पर पर्यायवाची। संवेग संरक्षण का जो नियम है वो उसके तीसरे नियम को लगभग इक्वलिटी ला के देता है। दोस्तों आगे चलते हैं हम संवेग संरक्षण के नियम के कुछ उदाहरण। संवेग संरक्षण के नियम का पहला एग्जाम्पल है बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका कम लगता है। इसका कारण यह है कि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से अधिक होता है, जिससे बंदूक पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। मेन पहला रीजन। रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। बिल्कुल सही। रॉकेट ऊपर की ओर इतना तेज़ी से जाता है, लेकिन वो जो गैसें हैं वो कितनी निकालता है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जितनी स्पीड से निकालता है उतनी स्पीड से वो उससे कई गुना स्पीड से वो आगे की ओर जाता है। जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती हैं तो गेंद अचानक रुक जाती है। यह निकाय का कुछ संवेग के पूर्व शून्य है व टक्कर के पुनः बाद से शून्य हो जाती हैं। वह निकाय का कुछ संवेग नियत हो जाती हैं, अर्थात वहाँ पे कुछ जो संवेग होगा टक्कर के बाद शून्य हो जाएगा या फिर उसके बाद शून्य हो जाएगा या फिर नियत हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोस्तों एक कांस्टेंट रूप में हो जाएगा। आवेग क्या होता है? यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो वह बल क्या कहलाता है? वह बल और समयांतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? ये कोई बल किसी वस्तु पर कार्यरत है तो उस बल और उसके समयांतराल को गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग क्या है? आवेग किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम आवेग कहते हैं। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल गुणे समयांतराल। संवेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों आगे हम चलते हैं बिना देर किए हुए दैनिक जीवन में आवेग के कुछ उदाहरण। इसको डिस्कस करने से पहले हम जो पहले हमारी स्लाइड थी उसमें हम देखते हैं संवेग और आवेग में अंतर। यहाँ पे संवेग और आवेग में अंतर दिया है। संवेग वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग के गुणनफल का गुणनफल है। संवेग क्या कहते हैं? द्रव्यमान और उसका गुणनफल है। आवेग क्या है? आरोपित बल या बल पे कार्य करने के समय का गुणनफल, जो उसमें समय लगता है उसका गुणनफल, या संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है। संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग। आवेग क्या है? बल गुणे समय। यह एक सदिश राशि, दोनों सदिश राशियाँ हैं। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मात्रक भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हम आवेग के एग्जाम्पल देख रहे थे, आवेग के दैनिक जीवन के एग्जाम्पल। आवेग के ऊंचाई से कूदना। जैसे हम ऊंचाई से कूदते हैं, यदि कुछ ऊंचाई से पक्के फर्श पर कूदा जाए तो फर्श द्वारा पैरों पर लगाए गए आवेग के कारण संवेग अचानक शून्य हो जाएगा। मतलब कि हम जैसे कूदेंगे ऊंचाई से तो हमारे पैर जाके ज़मीन में टकराएंगे तो हमारे पैरों का जो संवेग होगा शून्य हो जाएगा। यह आवेग एक बड़े बल का होगा, जिसके कारण मतलब कि वह आवेग जो होगा बड़े बल तेज़ी से फोर्स लगाएगा, जिसके कारण हमारे पैरों में चोट लग जाएगी। परंतु यदि फर्श पर मिट्टी या गद्दा बिछा दें तो हमारे पैर उसमें धंस जाएंगे। संवेग शून्य होने में कुछ देर लगेगी। अचानक संवेग शून्य नहीं होगा, अतः हमारे पैरों को उतना आवेश एक छोटे बल से मिलेगी, जिससे हमारे पैरों पे जो आवेग होगा वो उसकी मात्रा जो बल लगाएगा वो काफ़ी कम होगी, जिसके हमारे पैरों में चोट नहीं लगेगी। यही कारण है कि कुश्ती लड़ने के लिए मिट्टी के अखाड़ों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। क्रिकेट की गेंद का कैच लेना। खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को कैच लेते समय अपना हाथ पीछे खींचता है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो संवेग शून्य हो जाता है। इस संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी को गेंद जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उसे उतना कम बल लगाना पड़ेगा। मतलब कि जितनी तेज़ी से गेंद आएगी, अगर वो अचानक रोकेगा तो उसके हाथ में चोट लग जाएगी। अगर उसको गेंद रोकने के लिए कुछ समय मिल जाएगा, अपने हाथ को पीछे खींचेगा तो उसको वह आसानी से वहाँ पे संवेग को शून्य करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा, और जिससे आवेग की कंडीशन में लगाया गया बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण उसके हाथों में चोट कम लगेगी। दोस्तों
अब आगे चलते हैं। और टकराकर रुक जाएगा, अतः खिलाड़ी के हाथों में अधिक चोट नहीं लगेगी। 2 पहिया वाहन की बात करते हैं या 4 पहिया वाहनों की बात करते हैं। 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहनों में आघात अवशोषकों का उपयोग क्यों किया जाता है, अर्थात जब हम उसमें सफ़र करते हैं 2 पहिया वाहन में, और तो उसमें जब असमतल मार्ग मतलब कि जो मार्ग होते हैं तो इन मार्गों में काफ़ी झटके लगते हैं, तो आघात अवशोषकों का उपयोग से उन जो झटके लगते हैं उसके अंतराल बढ़ जाने के कारण आवेगी बल घट जाता है। मतलब कि जो उसमें स्प्रिंग लगाए जाते हैं, जो उसमें सॉकल लगाए जाते हैं, जब वह असमतल मार्ग में वह गाड़ी चलती है तो उनके कारण वह जंपिंग होती है, जिसके कारण उसमें लगने वाला आवेगी बल संवेग जाते जाते उसका जब स्प्रिंग दबता है या जो स्प्रिंग लगे होते हैं उसमें सॉकल जो लगे होते हैं, जब वो स्प्रिंग दबते हैं तो उनके दबने के बीच में कुछ समय अंतराल मिल जाता है और संवेग को शून्य होने के लिए कुछ समय मिल जाता है, जिससे आवेग वहाँ पे आवेग की कंडीशन में जो बल लगाया जाता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और गाड़ी पे बैठे व्यक्ति को जिसके कारण झटके कम खाने पड़ते हैं और चोट कम लगती है। मतलब कि उसको झटके कम महसूस होते हैं तो उसके शरीर में जो पेन होता है या फिर उसके झटके का धक्का लगता है वो कम होता है। दोस्तों आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है। आप उस वीडियो को बार बार देखें, उसको समझें और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं आपको पुनः एक वीडियो बना करके उसको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। लिफ्ट में आपने काफ़ी सफ़र किए होंगे, ऊपर नीचे आगे ऊपर नीचे जाना। बचपन में काफ़ी अगर लिफ्ट में गए होंगे तो बार बार जाकर के लिफ्ट से ऊपर जाना, सीढ़ियों से ना जाकर के लिफ्ट से जाने के लिए माता पिता से जिद करना। चलिए यहीं पे बात करते हैं। m द्रव्यमान का एक व्यक्ति लिफ्ट में है तब उसका वास्तविक भार वह होता है जब यह भार लिफ्ट पर नीचे की दिशा में कार्य करता है। अर्थात कोई व्यक्ति है तो उसके नीचे की दिशा में जो एक बल उसका जो बल कार्य करेगा तो वह उसका वेट के बराबर होगा। परिणाम स्वरूप लिफ्ट प्रक्रिया बल ऊपर की ओर लगाती है, अतः संपर्क सतह द्वारा व्यक्ति पर लगाई गई प्रतिक्रिया वस्तु के आभासी भार कहते हैं, वस्तु का आभासी भार कहते हैं। स्थिति 1। अब हम बात करते हैं कुछ स्थितियां होती हैं जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में होता है तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। अर्थात जब लिफ्ट रुकी हुई होती है तो उसमें खड़ा व्यक्ति का जितना वेट होता है वह लिफ्ट उतना ही वेट बताती है। दोस्तों आगे हम चलते हैं, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की ओर जाती है तो इस दशा में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान गति से नीचे जाती है, एक समान गति से जब लिफ्ट नीचे जाती है अर्थात व्यक्ति का जो वास्तविक भार है वह वही वास्तविक भार लिफ्ट बताएगी जो उसका वास्तविक भार होगा, अर्थात व्यक्ति अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं महसूस करता है। दोस्तों हम बात करते हैं लिफ्ट की तीसरी कंडीशन की। जब लिफ्ट में लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में की स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। अर्थात जब व्यक्ति को लिफ्ट लेकर ऊपर जाती है तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति का भार होता है वह बढ़ा हुआ महसूस होता है। दोस्तों और आभासी भार इसके व्यक्ति के वास्तविक भार से अधिक में जो उसका आभासी भार होता है, मतलब जो लिफ्ट में वह भार महसूस करता है उसके वास्तविक भार से वह भार अधिक महसूस होता है। दोस्तों आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। चौथी कंडीशन है जब लिफ्ट त्वरण से नीचे की ओर आती है इस दशा में, अर्थात जब कोई लिफ्ट है वह नीचे की ओर आएगी। दोस्तों वह नीचे की ओर जब आती है तो उसका भार जो है घटा हुआ महसूस होता है, अर्थात व्यक्ति का जो वास्तविक भार है और आभासी भार है वास्तविक भार से कम होता है उसका आभासी भार। जो लिफ्ट के अंदर उस समय वो वास्तविक भार आभासी भार महसूस करेगा, मतलब कि वह सोचेगा कि मेरा वेट इस समय कम महसूस हो रहा है, मैं हल्का हो गया क्या, वह महसूस करेगा मैं हल्का हो गया क्या, लेकिन वह ऐसा होता नहीं। दोस्तों वह लिफ्ट का नीचे आने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आती है तो जब उसकी डोरी अगर वह अचानक टूट जाती है
कभी आप ऐसा ना हो आप लोगों के साथ, ना मेरे साथ, किसी के साथ ना हो दोस्तों। ये एक कल्पना है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे की ओर गिरती है। जैसे कोई लिफ्ट है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको स्केच के माध्यम से समझाऊंगा। ये जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो वस्तु का भार वस्तु का वास्तविक भार वास्तविक भार होता है और जो लिफ्ट में आभासी भार होता है वह बढ़ा हुआ महसूस होता है। लेकिन जब लिफ्ट नीचे आती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक भार से आभासी भार कम महसूस होता है। अब यहाँ पे बात जो की गई है कि अगर जो लिफ्ट है, लिफ्ट की अगर यहाँ पे डोरी जो जिसके कारण वह बंधा होता है, जिस रस्सी के कारण, लोहे की रस्सी के कारण, रॉड के कारण बंधा होता है, अगर वह अचानक टूट जाती है तब क्या होता है दोस्तों? तब ऐसा होता है कि लिफ्ट एक स्वतंत्र पिंड की तरह नीचे की ओर गिरती है, स्वतंत्र पिंड की ओर, बिना उसमें कुछ नहीं होता, वह स्वतंत्र पिंड की ओर नीचे गिरती है, एकदम स्वतंत्र पिंड। जैसे न्यूटन साहब ने कहा था, सेव जो है सेव के पेड़ से नीचे गिर गया, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे डाला। तो उसी प्रकार वह जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट अचानक नीचे गिरती है। उस कंडीशन में दोस्तों जो वस्तु का भार होता है, अर्थात इंसान का भार होता है, वह क्या होता है, शून्य सा प्रतीत होता है। उस समय क्या होता है कि उस समय व्यक्ति जो है सोचता है कि मेरा भार शून्य हो गया, क्योंकि जो लिफ्ट होती है वह इतनी स्पीड से नीचे आती है। तो वह जो व्यक्ति होता है वह उस समय उसकी का जो एक्चुअल वेट होता है उससे वह कम सा महसूस होने लगता है, भारहीनता का बंधन, उसे वह ऐसा लगता है कि जो मेरा भार शून्य हो गया है दोस्तों। डोरी टूट जाने के कारण वो शून्य समय भार महसूस करता है। आगे हम चलते हैं। यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण अधिक हो तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से ऊपर उठकर, अगर वही जब डोरी टूट जाएगी, अगर उसका वेग जो है नीचे वस्तु के लिफ्ट के आने का जो वेग है, वेग त्वरण अधिक है दोस्तों। अगर वह अधिक है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो व्यक्ति होगा वह फर्श को छोड़ करके जाके लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा और जो उसका आभासी बल है व्यक्ति के ऊपर की ओर लगने लगेगा। आभासी बल जो है वो व्यक्ति को ऊपर ले जाकर के वहाँ पे टकरा जाएगा और आभासी बल जो है वहाँ पे लगेगा, जिसके कारण वो उसे यह लगेगा कि मैं एक स्वतंत्र पिंड की ओर, जो लिफ्ट है उसके छत से टकरा करके स्वतंत्र पिंड की ओर वहाँ पे उड़ रहा हूँ। लेकिन वह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है दोस्तों। और स्वतंत्र पिंड जब नीचे गिरता है, यह उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनकी कंडीशन की तरह यह लिफ्ट में इंसान कार्य करता है, स्वतंत्र पिंड की ओर हवा में उड़ने लगता है दोस्तों। आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। नए लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।